हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निसार के बारे में, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। कौन सी? दो स्पेस एजेंसीज का, तो नासा और इसरो का, राइट। तो ये डेवलप किया गया है थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो। इस मिशन को इनिशियली इनिशिएट किया गया था 2009 में और इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है 5000 करोड़ रुपीस की। बेसिक पर्पस क्या है? अर्थ के सरफेस में जो भी चेंजेस आते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करना, क्लाइमेट चेंज रिसर्च में कंट्रीब्यूशन देना, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना। ठीक है, देखना उसको कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं निसार के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज निसार? इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए। निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जैसा कि मैंने बताया कि कौन सी दो स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यूएस की नासा और इंडिया की तरफ से इसरो। ठीक है, ये एक सैटेलाइट है जो कि रडार सिग्नल को एम्प्लॉय करता है इंस्टेड ऑफ जो पहले ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ किए जाते थे इमेजेस को कैप्चर करने के लिए अर्थ के सरफेस पे। और ये टेक्नोलॉजी निसार को अलाउ करती है इफ़ेक्टिव तरीके से ऑपरेट करने के लिए हर तरह की कंडीशंस में। जैसे कि अगर डार्कनेस है, वेदर सही नहीं है, एडवर्स वेदर है, तो भी ये वर्क करेगा। इसी के साथ ये बहुत पावरफुल टूल साबित होगा अर्थ के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, सो इट यूजेस द रडार सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ कैमराज फॉर इमेजिंग एंड इट ऑपरेट्स इन ऑल वेदर कंडीशंस एंड द डार्कनेस। तो निसार असल में मैप करेगा पूरे के पूरे अर्थ के लैंड सरफेस को हर 12 दिन पे, यानी कि जिसका रीविजिटिंग टाइम है वो 12 दिन का है। और इसमें दो डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज का यूज़ किया जा रहा है। द फर्स्ट वन इज़ एल बैंड एंड द सेकेंड वन इज़ एस बैंड। ठीक है, और निसार का जो भी डेटा सामने आएगा वो हमें हेल्प करेगा कि हम आइस शीट डायनेमिक्स को मॉनिटर कर सकें, सी लेवल राइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से उसका पैटर्न है, ये चेकआउट कर सकें। और ये सैटेलाइट जो है इसकी लॉन्च इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो, जैसे कि हमने बात करी है। निसार की टेक्नोलॉजी से आप बहुत से छोटे या माइन्यूट चेंजेस को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं एज स्मॉल एज फ्यू सेंटीमीटर्स, यानी कि कुछ सेंटीमीटर्स में भी अगर कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है या उसमें कोई चेंज आ रहा है तो ये टेक्नोलॉजी उसको भी डिटेक्ट कर लेगी। तो दैट्स वाई निसार इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ हाउ डिड द कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो बिगिन? किस रीज़न से नासा और इसरो ने ही इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट किया है? देखिए, असल में नासा ने इनिशियली सोचा था जर्मनी की डीएलआर को अप्रोच करने का अपने नए एसएआर सैटेलाइट के लिए, लेकिन शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट की वजह से और बजट कट की वजह से नासा ने बाद में प्रेफर किया है इसरो को। और एक रीज़न हम ये भी मान सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक रेपुटेशन इस्टेब्लिश हो चुकी थी हमारे सक्सेसफुल मिशंस के लिए, जैसे कि चंद्रयान 1 और रिसैट 2। ठीक है, तो निसार मिशन का जो ऑफिशियल लॉन्च है ये हुआ है 2014 में। इसी के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ठीक है, तो पहले नासा की ख्वाहिश थी कि वो जर्मनी के डीएलआर को अप्रोच करें इस पार्टनरशिप के लिए, लेकिन बाद में शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट और बजट कट्स को देखते हुए नासा ने बाद में इसरो को अप्रोच किया है। और इसरो तब तक बहुत फेमस भी हो चुका था बिकॉज ऑफ आवर चंद्रयान 1 एंड रिसैट 2 टाइप ऑफ मिशंस। ठीक है, चंद्रयान 1 की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके तहत हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया है मून के सरफेस पे 2008 में। ठीक है, और रिसैट 2 की बात करें तो ये पहला इंडिया का ऑल वेदर सर्विलांस सैटेलाइट था जिसको कि इंडिया ने 2009 में लॉन्च किया था। और यहाँ पे जो हमने जर्मनी की डीएलआर की बात की है, ये जर्मनी की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च सेंटर है जिसको कि 1969 में फाउंड किया गया था। तो ये जो निसार का सैटेलाइट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन है नासा और इसरो का। नाउ व्हाट आर द की मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ निसार? इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि निसार को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी सटल चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस पे वो आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसी के अलावा कोई भी शिफ्ट होता है अगर किसी चीज़ में तो इसके अंदर वो भी एबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा। और शिफ्ट इतना छोटा कि 1 इंच के बराबर हो, यानी कि 1 इंच जैसा भी कोई शिफ्ट या कोई चेंज आता है अर्थ के सरफेस पे तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो उसको डिटेक्ट कर लेगी। और इस कैपेबिलिटी की हेल्प से हम
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स और ब्रिजेस हो गए, उनकी इंटेग्रिटी को एग्जामिन कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा निसार हमें हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज रिसर्च में, और जो भी आइस शीट या वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं उनको मॉनिटर करके, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निसार हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ या फीचर्स हैं वो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो निसार जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो रिविजिटिंग टाइम है वो 12 डेज़ है, यानी कि हर 12 दिन पे ये पूरे के पूरे अर्थ पे दोबारा आ जाएगा। यानी कि अगर सपोज ये अर्थ है और यहाँ से ये गुजर रहा है तो यहाँ पे आने का टाइम इसका फिर से 12 डेज रहेगा, ओके। और ये ग्राउंड डिफॉर्मेशन को मेजर करेगा विथ मिलीमीटर प्रेसिशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। निसार का डेटा हमें हेल्प करेगा डिजास्टर रिस्पॉन्स में और रिकवरी एफर्ट्स में भी, राइट। ना इसके बाद व्हाट आर द टेक्निकल फीचर्स ऑफ निसार। टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि 12 डेज का रिविजिट साइकिल है। इसका मतलब कि सेम एरिया पे वो दोबारा पास करेगा हर 12 दिन के बाद। इसमें स्वैथ विड्थ है 240 किलोमीटर्स की और इसका रेजोल्यूशन है 10 मीटर्स का, जिसमें कि कवरेज और इमेज क्लैरिटी दोनों के दोनों ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और ये सैटेलाइट इनकॉर्पोरेट करेगा डुअल फ्रिक्वेंसी रडार्स को, यानी कि एल बैंड को फ्रॉम नासा, जो कि वेजिटेशन के थ्रू पेनिट्रेट होते हैं और आइस के थ्रू, और एस बैंड जो है ये इसरो से है, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। तो सैटेलाइट का जो एल बैंड रेडार है ये डिटेक्ट कर सकता है सब सरफेस फीचर्स को इनसाइड सॉइल, और एस बैंड रेडार जो है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है एग्रीकल्चरल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। तो निसार का डेटा हमें हेल्प करेगा नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने में, क्या पैटर्न चल रहा है इनका, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है स्पेस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहने वाला है। Now how much data will निसार generate and what is its significance? निसार कितना डेटा जनरेट करेगा और इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि निसार जनरेट करेगा लगभग 26 टेराबिट्स ऑफ डेटा डेली। इतना डेटा डेली ये जनरेट करेगा। जो एडवांस्ड डिजिटल बीम फॉर्मिंग सिस्टम है उससे डेटा मैनेजमेंट इन्हांस होगा, और जो ज़रूरत है एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो इस कैपेबिलिटी के थ्रू हम अर्थ के ऑब्जर्वेशन को डेफिनेटली रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्लाइमेट रिसर्च को और बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो ये सैटेलाइट डेटा हेल्प करेगा हमें लैंड सब्सिडेंस को मॉनिटर करने में और आइस शीट डायनेमिक्स को चेकआउट करने में। ये जो DBF टेक्नोलॉजी होती है, ये डिजिटल बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, ये अलाउ करती है मल्टीपल साइमल्टेनियस रेडार बीम्स को, जिससे कि ऑब्जर्वेशन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस मिशन का ओवरऑल पर्पस क्या हो गया? अर्थ के इकोसिस्टम में इंसाइट प्रोवाइड करना और नेचुरल हजार्ड्स को चेकआउट करना फॉर ओवर अ डिकेड, ओके। नाउ व्हाट एडवांसमेंट डज निसार ब्रिंग टू स्पेस टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से स्पेस की दुनिया में क्या एडवांसमेंट आ सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये DBF टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। निसार यूटिलाइजेज द डिजिटल बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल स्कैनिंग के लिए, जहाँ पे इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपना कवरेज इन्हांस करे और इमेज रेजोल्यूशन बढ़ाए विदाउट द नीड टू मूव द एंटीना, बिना एंटीना को मूव किए हुए। और ये फीचर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी में, और इससे सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट मिशंस हम फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द फ्यूचर, राइट। सो इट improves द कवरेज एंड इमेज रेजोल्यूशन विदाउट मूविंग द एंटीनास, रिगार्डेड एज लीप इन अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। आइए देखते हैं UPSC में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोलाब्रेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंटरनेशनल कोलाब्रेशन के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ज़रूरत है इनकी। डिस्कस द रोल ऑफ एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इन तरह की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्रिटिकली डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ रेडार टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। Analyze the impact of satellite data on urban planning and infrastructure development. Taking examples of recent space mission, discuss the future of Earth observation satellite. क्या फ्यूचर है हमारे EOS सैटेलाइट्स का। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन जो भी होते रहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो इनकरेज करते हैं रिसोर्स शेयरिंग को, और इसके अलावा
जो भी नेशंस हैं उनके बीच में जो एक्सपर्टीज़ होती है वो भी एक्सचेंज होती है, और ये प्रमोट करते हैं पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी ये फैसिलिटेट करते हैं और इनोवेशन को भी साथ साथ। इसके अलावा ये जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स को इनकरेज करते हैं और इससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जैसा कि हमने देखा निसार का एग्जाम्पल, निसार प्रोजेक्ट एग्जाम्पलीफाई करता है किस तरह से ज्वाइंट एफर्ट्स की हेल्प से आप अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ में चेंजेस ला सकते हैं या इनको और ज़्यादा फर्दर बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इनके फ़ायदे हैं अगर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं तो। डिस्कस द रोल ऑफ एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है। तो एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का एक क्रूशल रोल होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस और ट्रेंड्स को मॉनिटर करने में, और इसी के साथ ही एसेंशियल डेटा देते हैं फॉर द क्लाइमेट मॉडलिंग, जिसमें कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ट्रैक कर सकते हैं और डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं फर्दर। तो ये सैटेलाइट जैसे कि निसार हो गया, ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो समझ सके कि क्या पैटर्न चल रहा है क्लाइमेट चेंज का आइस शीट्स के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर। इससे वो डिफरेंट फिर पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं और कंजर्वेशन एफर्ट्स सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको फर्दर अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में ये सारे डेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन वाज क्रिटिकली डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ रेडार टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में रेडार टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल रोल है। तो रेडार टेक्नोलॉजी इनेबल करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर। इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्हांस होती है इमरजेंसी केसेस में, और ये हेल्प करते हैं इन डैमेज असेसमेंट पोस्ट डिजास्टर, और ये फैसिलिटेट करते हैं बेटर रिसोर्स एलोकेशन को ड्यूरिंग द क्राइसिस, ओके। फॉर एग्जांपल निसार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से जो भी लैंडस्लाइड, फ्लड और इस तरह के डिजास्टर आते रहते हैं, आप उनको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनकी तैयारी पहले से कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों की अल्टीमेटली जान बच जाती है और इससे इकोनॉमिक लॉस भी फिर कम होता है, ठीक है। तो ये सारा क्रूशल रोल है रेडार टेक्नोलॉजी का इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। Now fourth question is analyze the impact of satellite data on urban planning and infrastructure development। क्या impact है satellite data का urban planning के ऊपर और infrastructure development पे। तो सैटेलाइट डेटा इन्फॉर्म करते हैं लैंड यूज़ प्लानिंग को, साथ ही जोनिंग रेगुलेशंस को, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी मैनेजमेंट इन्हांस होती है हमारी, और ये हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में भी। इसके अलावा साथ ही साथ फैसिलिटेट करते हैं स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स में और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में। तो क्योंकि ये सैटेलाइट्स एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है अर्बन प्लानर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस बढ़े, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इन्फॉर्म्स द लैंड यूज प्लानिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन, enhances the transportation and utility management, assist in environmental impact assessment, facilitates the smart city initiatives and the sustainability efforts, okay। तो ये सारे impact हैं satellite data के on urban planning and infrastructure development। Now one last question is taking examples of recent space mission, discuss the future of Earth observation satellite। आपको इसका future discuss करना है। तो रिसेंट मिशन जैसे कि निसार हो गया, इसके अलावा एक और मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, दैट वाज कोपरनिकस प्रोग्राम। इससे हाईलाइट होता है कि क्या एडवांसमेंट हुआ है इमेजिंग टेक्नोलॉजी और रेजोल्यूशन में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से हमने इंटीग्रेशन करवाया है डेटा एनालिटिक्स और इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के फ्यूचर की, तो डेफिनेटली जो भी हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। कमर्शियल सैटेलाइट ऑपरेशंस भी हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर से यहाँ पे फोकस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो डिस्कस द रोल ऑफ AI इन डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, एग्जामिन द ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर सैटेलाइट मिशन, कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट ऑपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ये एक हिंट के तौर पे रहता है, ठीक है। So this is all about NISAR revolutionizing the Earth observation with cutting edge technology. What is the importance of NISAR? We have understood that. I hope you have liked the session, and please stay tuned for further such interesting lectures. We will be meeting again. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nusatsana signing off.